हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज आपके लिए 3 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, आप आसानी से 5 नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। आसानी से आपका 5 नंबर आ जाएगा। हाँ, ये 2 नंबर हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत करेगा, 3 नंबर दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, पहला वाला क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों का औशित्य हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 3 चीज आपको पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है? विभक्तर ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति बताइए और मूलों का औशित्य भी बताना पड़ेगा। 3 चीज आपको डिवाइड किया गया है। तीनों चीज आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। पहला वाला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको लिखो, वो वाला जो दिया गया है 1 नंबर क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या क्या चाहिए वो वाला आप जरूरी है। ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। लेकिन किसको ए बोला जाता है, किसको बी बोला जाता है, किसको सी बोला जाता है, यही तो आपके दिमाग में चल रहा है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जो x² के आगे जो रहेगा, x² के जो आगे रहेगा तो उसको ए बोला जाता है। जैसे ये वाला आपका ए हो जाता। x के आगे जो रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? x के आगे जैसे अगर 5 रहे x के आगे तो इसको आपका b बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बी बोला जाएगा। ये ए, ये बी हो जाता। और ऐसे ही नंबर रहेगा, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, कुछ भी नंबर इस प्रकार रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा सी बोला जाएगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। x² के आगे कुछ भी रहेगा उसको ए बोला जाएगा, x के आगे कुछ भी रहेगा उसको बी बोला जाएगा, और ऐसे ही कुछ नंबर रहेगा तो उसको आपको सी बोला जाएगा। हाँ, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ये माइनस वाला को बोला जाएगा, ठीक है। -5 बोला जाएगा। चलिए, ये तो समझा दिए। तो x² का क्या है देख लीजिए। x² का क्या है? 2 है, तो 2 लिखो, इसको a बोला जाएगा। x के आगे जो रहता है उसको क्या बोला जाता है? x के आगे जो रहता है उसको b बोला जाता है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? b यानी क्या हो जाएगा? -2√2। माइनस को भी लीजिएगा, ठीक है। माइनस को भी आपको लेना पड़ेगा। उसके आगे क्या है जो भी रहेगा उसी चीज को लेना पड़ेगा। और c कौन वाला होगा? ये वाला आपका c। तो हम लोग का ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है, सी भी मिल चुका है। इसके बाद आप आराम से क्या निकाल सकते हैं? विभक्तर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? विभक्तर। विभक्तर यानी डी। डी को क्या क्या फॉर्मूला होता है? बी b² माइनस 4ac b² -4ac। तो बी कौन वाला है? ये वाला, -2√2 का स्क्वायर। माइनस तो माइनस लगाओ। 4, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 2 है, तो 2 लिखो। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू आपका 1 है, तो 1 लिखो। ये एक साथ है, मतलब गुना में है, ठीक है। एक साथ लिख मत देना कि 4 2 1, ऐसा मत लिख देना, वरना आपका कितना 421 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, माइनस को 2 बार गुना करने से क्या होता है? माइनस को 2 बार गुना करने से प्लस होता है। तो प्लस चाहे आगे लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 को 2 बार गुना करने से क्या हो जाएगा? 2 दूगुने 4। √2 को 2 बार अगर गुना किया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे √2 को अगर 2 बार गुना करें स्क्वायर होगा तो फिर आपका 2 होता है। √3 के ऊपर में स्क्वायर अगर रहेगा तो उसको 3 बोला जाता है। √4 के ऊपर में स्क्वायर होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? 4 बोला जाएगा, ठीक है। तो √2 के ऊपर में स्क्वायर है, मतलब कितना है? 2 है। माइनस, और इसको गुना करो, 4 दूने 8, 8 1 के 8 यानी 8, और इसको भी गुना करो 8 -8 यानी क्या हो जाएगा? 0। तो एक तो हम लोग का मिल चुका है, डी तो मिल चुका है, आपको विभक्तर मिल चुका है। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? मूलों की प्रकृति बताइए। क्या निकालना पड़ेगा? मूलों की प्रकृति बताइए। अगर आपका डी बराबर कितना आया? 0 आया। तो अगर d बराबर 0 आया तो क्या क्या होता है, इस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। ये वाला अगर कंडीशन याद रखा जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 40 मार्क के लिए आता है उसमें आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है। एक होता है d बराबर 0 होता है, एक होता है d आपका बड़ा हो जाता है, किससे? आपका 0 से बड़ा हो जाता है। और एक कंडीशन होता है d आपका
छोटा हो जाता है 0 से। ठीक है, तो अगर ये वाला आए तो इसको आपको लिखना होगा समान एवं वास्तविक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? समान एवं वास्तविक लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला आ जाए d बड़ा होगा 0 से तो ये तो क्या हो जाएगा? असमान होगा, असमान होगा, असमान एवं वास्तविक होगा। अगर मान लीजिए 0 आपका क्या हो जाए? d से बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? एक तो असमान तो होगा ही, एक तो समान तो नहीं है, असमान तो होगा ही। क्या होगा? असमान तो होगा और साथ में अवास्तविक होगा। क्या हो जाएगा? अवास्तविक। ये वाला चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये 1 नंबर के लिए एक क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर d बराबर 0 तो समान एवं क्या होगा? वास्तविक होगा। अगर d आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? 0 से बड़ा हो जाएगा, उस टाइम क्या होगा? असमान होगा एवं वास्तविक होगा। एक ही कंडीशन में आपका क्या होगा? असमान एवं क्या होगा? अवास्तविक होगा। एक कंडीशन में असमान एवं अवास्तविक यानी काल्पनिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अवास्तविक नहीं, काल्पनिक बोलिए, काल्पनिक लिखा रहता है। अवास्तविक फिर काल्पनिक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये वाला कब आएगा? जब माइनस आएगा तो भी आएगा ये वाला कंडीशन है। प्लस होगा या 0 होगा तो फिर वो दोनों कंडीशन आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो आपका d के साथ क्या है? d बराबर आपका क्या है? d बराबर 0 है, तो d बराबर 0 होने से क्या होगा? मूल तो समान है, मूल समान एवं क्या है? वास्तविक होता है ना। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, नंबर इसमें लिखना जरूरी है। मूल समान एवं वास्तविक। अतः अगर वास्तविक होगा तो मूलों का क्या होगा? अवशिष्टव भी होगा। वास्तविक होने से मूलों का अवशिष्टव होगा, अगर वास्तविक नहीं होगा तो मूलों का अवशिष्टव नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अतः वास्तविक मूल है, अतः अवशिष्टव है, लिख दीजिए अवशिष्टव, लिख दीजिए। अतः मूल अवशिष्टव है। ठीक है, उसका प्रकृति बताना, मूल क्या होगा? मूल अवशिष्टव है। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद आपको निकालना क्या है? मूलों का अवशिष्टव हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। मूल भी आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मूल। इसको लिख लीजिए पहले, आपको क्या निकालना पड़ेगा? मूल। इसको रफ कर देते हैं। मूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मूल के लिए आप जानते फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट ओवर d बटा 2a। ठीक है, तो b का वैल्यू देखिए कितना था? b का वैल्यू आपको तो मिटा दिए। ठीक है, तो b का वैल्यू आप जानते क्या था? b का वैल्यू -2 √2 यही था ना आपका b का वैल्यू, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू देखिए 0 है, बटा 2a। a का वैल्यू देखिए उसमें लिखा गया था। ठीक है, उसको मिटा दिए। ठीक है, तो d का वैल्यू a का वैल्यू ले लेते हैं। a का वैल्यू आपका 2 होगा। माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 2 √2 प्लस माइनस, और 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 का वर्गमूल 0 होता है। ये तो 2 लेना चाहिए। ठीक है, आप इसका मतलब क्या? प्लस है, एक बार माइनस है, इसका मतलब एक बार प्लस भी करना पड़ेगा और एक बार माइनस भी करना पड़ेगा 0 के साथ। 2 √2 प्लस 0 बटा 4, और क्या करना पड़ेगा? तो प्लस किए, एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, -0/4।
और जीरो के साथ घटाओ चाहे जोड़िए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 2√2/4। इसको काटो, 2 दूनी 4। इसको भी सोल्व करो, जीरो के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी √2/2, √2/2, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद सेकंड बार क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और ये थोड़ा सा लंबा होगा। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज पहले बनाओ। दो समरूप त्रिभुज किया गया, ठीक है, दिया गया, नेमिंग करो, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद मान लो हाँ चलिए, हाँ करंट चला गया था, चलिए हाँ। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो ये दो समरूप त्रिभुज आपको लिखना भी पड़ेगा। मान लिया ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, मान लिया एबीसी और पीक्यूआर क्या है, दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होगा उनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल मतलब क्या है, एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल बटा एरिया पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा मतलब ये वाला भुजा ये वाला के साथ। ठीक है, संगत भुजा ये वाला होता है। ठीक है, तो ए बी बटा पी क्यू वर्ग होता है ना, देखो वर्गों के बराबर होता है, बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर, यानी बीसी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर एसी बटा पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बीसी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर एसी बटा पी आर का होल स्क्वायर। ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको और भी लिखना पड़ेगा रचना, ये तो सिद्ध करना है, ये इसको लिखना भी पड़ेगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना, ये चीज आपको ये पे लिखना। ठीक है, सिद्ध करना ये वाला चीज आपको ये पे लिखना होगा, कहीं पर भी मत लिखना, ये वाला ये पे लिख दीजिएगा। उसके बाद रचना जो एक्स्ट्रा चीज करोगे वो वाला आपको रचना है, जो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, जो एक्स्ट्रा चीज करोगे उसको आपको रचना में लिखना पड़ेगा। इसको एम कीजिए और इसको एम दिए ना। ठीक है, तो रचना में क्या करना होगा, ए एम
लंब बीसी और पीएम लंब ये जो क्यूआर डाला गया। ये लिख पाओगे ना? क्या करना है आपको? देख क्या लिखना है? ए बी लंब बीसी ये वाला और पीएम लंब क्यूआर डाला गया। ठीक है, ये वाला आपको लिखना पड़ेगा और ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको आना चाहिए। इसमें भी कुछ नंबर रहता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा? प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए और प्रमाण की ओर जाते हैं। प्रमाण प्रमाण में देखिए आपको क्या करना होगा? हम लोग को क्या दिया क्या गया है वो वाला सबसे पहले लिखना पड़ेगा। दिया क्या गया है सबसे पहले ही तो बताया ए बी सी और पी क्यू आर क्या दो समरूप त्रिभुज है, यानी हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। जब भी कुछ दिया रहता है उससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा पक्का मिल जाएगा। तो इससे क्या फायदा मिल जाएगा? जब समरूप होता है तो क्या होता है? भुजाओं का क्या होता है? समानुपाती होता है, समानुपाती के बराबर होता है। ठीक है, अगर समरूप दिया रहे दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसका क्या होता है? भुजाओं के समानुपाती के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो क्या होगा? ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। एसी बटा पी आर ये वाला आपको दिया गया है। और क्या समरूप होने से और क्या क्या आपको मिलेगा? हम लोग जानते हैं अगर समरूप होगा तो ये वाला कोण इसके साथ बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके साथ बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके साथ बराबर हो जाएगा। समरूप होने से ये सब फायदा मिलता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल पी कोमा एंगल बी बराबर एंगल क्यू कोमा और एंगल सी बराबर एंगल आर। इसको समीकरण 2 लिख के रखो। इसको समीकरण कितना होगा? समीकरण 2 होगा। आप त्रिभुज इसको बात करें, इसका बात करें, इन दोनों का त्रिभुज ए बी एम एंड त्रिभुज पी क्यू एन में इन दोनों को क्या करना होगा? समरूप दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समरूप दिखाना पड़ेगा। कैसे करके समरूप दिखाओगे? हम लोग जानते हैं बी कोण किसके साथ बराबर है? इसके साथ बराबर है, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू। ये तो हम लोगों को मिल चुका है, वाला पहले दिया गया है। इसको लिखना है कहां मिला? ये समीकरण 2 से। ठीक है, उसके बाद और एक चीज हम लोग को मिल चुका, और एक चीज देखिएगा, ये वाला और ये वाला क्या है? 90-90 डिग्री है। ठीक है, कोई अगर लंब डाला जाता है तो वो वाला हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होगा। हमेशा किसी भुजा में अगर लंब डाला जाएगा हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका 90 डिग्री और ये वाला आपका 90 डिग्री, यानी 90 ए एम बी पी एन क्यू क्या ऐसा लिख सकते हैं ए बी एम? नहीं, ऐसा नहीं। आपको जिस कोण को लेना है उसको बीच में ही रखना पड़ेगा। चाहे इधर से लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे इधर से लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। जिस कोण को लेना है आपको उसको क्या करना पड़ेगा? मिडिल में रखना पड़ेगा, यानी बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो लिखना है प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो दो चीज आपको, दो कोण अगर मिल गया तो ये आप आराम से क्या कर सकते हैं? आप दो चीज अगर मिल गया तो आप समरूप कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज
पी क्यू एन। ठीक है, त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज क्या है? पी क्यू एन। अगर समरूप है तो फिर हम लोग क्या फायदा होगा समरूप बनाने से? क्या फायदा हुआ? फायदा यही हुआ कि आप लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, क्योंकि समरूप हम लोग जानते हैं अगर समरूप जो रहता है तो क्या लिख सकते हैं? वो जो भुजाओं का क्या होता है? समानुपाती के बराबर होता है, यानी भुजा के समानुपाती, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन। पी एन क्या इसको लिखा जाएगा? लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लीजिए, इधर सब कर देते हैं, और जगह कम पड़ रहा ना, दिक्कत हो रहा। काफी लंबाई में था ये वाला, काफी लंबा होता है। चलिए इसको लिख लीजिए। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि एक चीज हम लोग अगर कहीं लंब डाला जाता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है, आप जानते हैं? ये तो सभी जानते होंगे। चलिए एक दिखाते हैं, एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं एरिया, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो क्या होगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। आधार कौन वाला होगा? बीसी इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कौन वाला? एम, या लंब बोल सकते हैं। 1/2 इंटू बेस। बेस कौन वाला होगा? क्यू आर। और आपका हाइट कौन वाला, ऊंचाई कौन वाला होगा? पी एन। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप एक किए, दो किए, इसको 3 करके रखिए। ठीक है, अब देखिए क्या मिल गया हम लोग को? बीसी बाय क्यू आर एम बाय पी एन। ठीक है, चलिए एक काम करो, हम लोग एक चीज लिख, बीसी के बदले बीसी और क्यू आर, बीसी और क्यू आर के बदले क्या लिख सकते हैं? बीसी और क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर। कहिए बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर, ये वाला बीसी बटा क्यू आर के बदले आप क्या लिख सकते हैं? क्या ए बी नहीं लिख सकते? क्या ए बी लिख सकते या नहीं लिख सकते? ए बी बाई पी क्यू लिख सकते या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, तो इसको लिखो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, क्योंकि बीसी बाई क्यू आर के बदले ये वाला लिख सकते हैं। ए एम बटा पी एन के बदले क्या लिख सकते हैं? ए एम बटा पी एन के बदले क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये कहां से मिला हम लोग को? एक तो समीकरण 1 से मिला और समीकरण 3 से मिला। समीकरण 1 और 3 से मिला। समीकरण 1 और 3 से मिला। ठीक है, ये आपको लिखना है। कहां से मिला? समीकरण 1 और 3 से मिला। आपको मिटाना पड़ेगा, कोई जगह थोड़ा कम हो रहा ना, दिक्कत हो रहा है। अब देखिए, एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर बराबर क्या होगा? ए बी गुना करने से ए बी बटा पी क्यू का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार क्योंकि सब एक दूसरे से बराबर था, एक दूसरे का बराबर था सर, तो आपका इसी प्रकार क्या हो जाएगा? सभी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर, इसी प्रकार सब क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा।
ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, जो प्रूव करना था, बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर और क्या ए सी बाय पी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ बराबर था ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। बार बार दिखाना नहीं है, वरना बार बार लिखाते जाओगे लिखते जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस यही वाला आपको प्रूफ हो गया। ये थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा, वरना आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता। ठीक है, जगह कम पड़ रहा ना, इसके चलते दिक्कत हो रहा। ठीक है, आपने इतना बड़ा कैसे बना लेंगे सर, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है बनाना, तो ये तो नामुमकिन सा हो गया। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको सोचना होगा जो क्या क्या दिया गया आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो दो समरूप बताया, दो समरूप त्रिभुज पहले बना लिए। क्या करना पड़ेगा? दो को समरूप त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसका नेमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना होगा? सिद्ध जो बताया उसको आपको लिखना पड़ेगा, क्या सिद्ध करना है उस चीज को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि दो समरूप दिया गया था, दो समरूप देने के चलते क्या हो जाएगा, तो उससे भी कुछ फायदा मिलने वाला है। तो क्या फायदा मिलेगा? उसका जो भुजाओं का समानुपाती होता है वो बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, भुजाओं का समानुपाती के बराबर होता है सभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और दूसरी बात क्या हो जाएगा, एंगल जो है तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके साथ बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके साथ बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके साथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। एक समरूप त्रिभुज में क्या क्या मिलता है ये वाला आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, हम लोग का एक टारगेट रहेगा कि बस इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा। क्यों समरूप दिखाना पड़ेगा? क्योंकि ये वाला इसके साथ बस आपका बराबर आ जाए। ठीक है, इसके चलते आपको वो वाला आपको करना पड़ेगा, और ये वाला इसके साथ अगर बराबर आ जाए तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू और ए एम बटा पी एन का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उसके बाद वहां मान वैल्यू यहाँ बैठाना पड़ेगा उसको, बस आपका आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लंबा है, मिट गया, इसके चलते थोड़ा सा आपको समझा भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नीचे वाला बना देते हैं, फिर आप कर देते हैं। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप 800 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आसानी से आप 5 नंबर ले सकते हैं। ये वाला अगर नहीं आ रहा तो मत बनाओ, क्यों जरूरत है इसको बनाने का, क्या जरूरत है? ठीक है, इसको बनाना ही नहीं है, इसको बनाओ। और जो पहले क्वेश्चन जो सर के उसको बनाओ, और माध्यमिक लोग जो वीडियो में पढ़ा उसको एक काम करो, उसको प्रैक्टिस करो और बनाओ उसको। क्या दिक्कत है, इसको बनाने नहीं है। 9.1 बनाओ, 9.1 भी तो हो सकता है आप लोग के लिए दिक्कत होगा, तो 9.1 मत बनाओ, इसको बनाओ, बेहतर है। ठीक है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, पहले आपको क्या आना चाहिए, शंकु के छिन्नक आपको आना चाहिए, फिगर बनाना। तो आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे शंकु का छिन्नक कैसा होता है। एक तो आप बोल सकते हैं पानी पीने वाला गिलास जैसा होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि टोपी जैसा होता है। टोपी कौन सा टोपी, जो जोकार लोग पहनता है वो वाला टोपी। ठीक है, तो इस प्रकार का टोपी का आप बात करते हैं। कई बाल्टी भी बोल सकते हैं, वो आपका क्या होता है, जो शंकु का छिन्नक होता है। ठीक है, चलिए तो क्या क्या दिया गया है उसको लिखना पड़ेगा। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो ये वाला, जो ये सीधा लाइन नहीं, जो ये स्लेंट लाइन होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है, यानी इसको एल बोला जाता है। तिर्यक ऊंचाई एल कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। और क्या क्या दिया गया है, एक इसका नाम करो, R1 नाम दीजिए, और इसको R2 कीजिए। ठीक है, नाम ही कुछ भी कर सकते हैं, इसको R2 कीजिए, इसको R1 कीजिए, उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, किसी को R1 किसी को R2 कर सकते हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये इसका फिगर, ठीक है, इस फिगर बढ़िया से बना लीजिएगा। और इसमें क्या क्या दिया गया है आप देखिए, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप 800 सेंटीमीटर, एक 800 सेंटीमीटर दिया गया, एक 6 सेंटीमीटर दिया गया है। आप जानते हैं बड़ा वाला तो बड़ा वाला का होगा, छोटा वाला छोटा वाला। परिमाप मतलब क्या, ये वाला, ये वाला वृत्तों का परिमाप, ये वाला, इसका बात कर रहे हैं, ये वाला परिमाप, इसका बात कर रहे हैं, और ये वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, तो
बड़ा वाला बड़ा का होगा, छोटा वाला छोटा का होगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, एक वाला ऊपरी बोलो, एक को निचली बोलो, दो को दूसरा अलग अलग नाम दिया जाएगा। ठीक है, ऊपरी वृत्तों का परिमाप। तो ऊपरी वृत्तों का परिमाप कितना दिया गया है, ऊपरी वृत्तों की परिमाप ये वाला बड़ा वाला ना, इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप आपका 800 है, क्योंकि बड़ा है। ठीक है, तो वृत्तों का परिधि क्या होता है, वृत्तों का परिधि होता है 2 पाई, क्या नाम दिए, R1, तो R1 लीजिए बराबर 18, R1 बराबर 18 बटा 2 पाई, और ये 9, R1 बराबर 9 बटा पाई। मान वगैरह नहीं डालना, 22/7 वगैरह नहीं डालना है। उसके बाद ऊपरी हो गया, उसके बाद ये वाला क्या नाम दिया जाएगा, इसका निचली बोला जाएगा। निचली वृत्तों का परिमाप, तो निचली वृत्तों का कितना है, 6 है। फॉर्मूला क्या होता है, वृत्तों का परिधि 2 पाई R2 लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ R2 लिए, यहाँ अगर R1 लेते तो R1 लिया जाएगा। ठीक है, बराबर 6, R2 बराबर क्या हो जाएगा, गुण में रहने से पर जाने से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है, 3 पाई, R2 बराबर हो गया 3 पाई। ठीक है, 3 पाई हो गया। R1 का वैल्यू मिल चुका है, R2 का भी वैल्यू मिल चुका है, और हम लोग को क्या करना होगा, बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है आपको, उसके बाद आपका हो जाएगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, शंकु का चिन्हों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चिन्हों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला आना चाहिए, और ये फॉर्मूला जो हम लोग का शंकु का जो होता है उसी टाइप का ही है, लेकिन इसमें R1 R2 होने के चलते थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या होता है, पाई RL होता है, इसमें क्या होगा, पाई R1 प्लस R2L, इस प्रकार होगा, पाई इंटू L, क्योंकि दो को है इसलिए दो को लिखिएगा। ठीक है, इसमें यही होता है, बेसिक क्या होता है, पाई RL किसमें होता है, शंकु में, और शंकु के चिन्ह में क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। R1 कितना है, R1 देखिए 9/9 पाई है, और ये कितना है 3/पाई इंटू L कितना है, L देख लीजिए, L4 है, और इसको जोड़िएगा तो आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला अगर समान समान रहे तो क्या किया जाएगा, डायरेक्ट आप बना सकते हैं, तो ये पाई लीजिए, और ये 9 और 3 में आपका कितना 12 इंटू 4, पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 4/48, और क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिखना पड़ेगा। और इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। आपको क्या निकालना पड़ेगा, R1 R2 चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला पहले आना चाहिए आपको, पाई R1 R2 और L होता है। ठीक है, तो क्या होता है, R1 R2 का चाहिए वैल्यू, और ये तो दिया गया है, तो R1 यहां से मिल गया, R2 यहां से मिल गया, बस हम लोग को क्या करना होगा, फॉर्मूला में पुट करना होगा। ठीक है, चलिए हाँ बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कल आप जानते हैं एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, आपको आंसर की मिल जाएगा। इसके लिए आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, सबसे पहले इस चैनल में मिलेगा आपको, ठीक है, आंसर की मिल जाएगा आपको, और आप लोग मिला लीजिएगा। और ठीक है, ऑल द बेस्ट।